वंदे मातरम, आप देख रहे हैं सत्ता का टेम्परेचर। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। उत्तराखंड में लगातार आ रही बाढ़, बादल फटना, पहाड़ों का टूटना, दरकना जारी है। तेज बारिश और भूस्खलन के कारण उत्तराखंड राज्य में भारी तबाही हुई है। प्राकृतिक आपदाओं में बहुत से लोग काल के गाल में समा गए, लेकिन फिर भी लापरवाही का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड में मानव की गलतियां मानव पर ही भारी पड़ती नजर आती हैं। केदारनाथ आपदा उन बड़ी आपदाओं में से एक है जिसने हजारों लोगों के परिवारों को उजाड़ कर रख दिया। हजारों लोग काल के गाल में समा गए थे। न जाने कितने घर उजड़ गए, न जाने कितने घर बर्बाद हुए। आपदा का सिलसिला यही नहीं थमा। हाल ही में फरवरी महीने में चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से बांध का तटबंध टूट गया और बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि मरने वालों का आंकड़ा सैकड़ों के पार पहुंच गया। लगातार हो रहे पहाड़ों में विस्फोट, पहाड़ों का कटान, तोड़फोड़, नदियों पर बांध तटबंध बनना, नदियों में हो रहे अवैध खनन, जंगल का कटान, ये सभी इंसान की वो गलतियां हैं जो आने वाली मुसीबत को दावत देती है और आपदाओं को बढ़ावा। और आए दिन पहाड़ों के दरकने, टूटने की तस्वीरें भी निकलकर सामने आती रहती हैं। साथ ही साथ बाढ़, बादलों के फटने जैसी घटनाएं भी अक्सर देखने को मिलती हैं। आज का मुद्दा भी हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्या कारण है कि उत्तराखंड में जहां विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर होती है और सरकार लगातार विकास कार्यों को लेकर के अपनी पीठ थपथपाती है और आने वाले दिनों के लिए भी अच्छे उत्तराखंड की कल्पना करते हैं, उस उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा कैसे विकास का गला घोट रही है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र राणा जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले उपेंद्र, आपके पास आएंगे। जब हम स्थिति का जायजा लेते हैं और स्थिति को देखते हैं, सबसे पहले हम अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ नीरज कोहली जुड़े हैं, जय सिंह रावत जी भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उपेंद्र, अगर हम इन घटनाओं का जिक्र करें जो लगातार उत्तराखंड में त्रासदी बनकर के टूटती हैं, ये तस्वीर वाकई डराने वाली नजर आती हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार विकास कार्यों को करना तो चाहती है और करती भी है, लेकिन इस तरीके की स्थिति हर साल उन विकास कार्यों पर पानी फेर देती है। बिल्कुल साची, जिस प्रकार से जो है लगातार विकास का एक खाका जो है, जिस प्रकार से सरकारें तय करती है कि सरकार जो है जब बनती है तो चुनती है कि जो है हमें पुल बनाएंगे, सड़कों का निर्माण करेंगे, लेकिन जब सड़कों का निर्माण होती है तो कई सारी अनियमितताएं भी जो है वो देखने को मिलती है। हम जिस प्रकार से जो है वो लगातार दर्शकों को ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि 50 साल पुराना यह पुल आप देख सकते हैं, ये ढह चुका है और आप ये वहां पर, हालांकि वहां पर जाने की इजाजत जो है प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई। हम दूर से ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से वहां पर बीच के, जहां पर ये लोग खड़े हुए हैं, वहां पर जो है ये बड़ा हादसा हुआ है। जो टेम्पो ट्रेवल है बीच से, जिस प्रकार से पुल टूट गया है, वहां पर टेम्पो ट्रेवल के जो ड्राइवर है वो फंसा हुआ है। साथ ही यहाँ पर आप नदी का जो विकराल रूप है, जो जाखर नदी है जो यहाँ पर आई हुई है, इसका जो विकराल रूप आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने विकराल रूप जो है वो लिया हुआ है। यहाँ पर जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई है और जिस प्रकार से कहा जाता है कि काफी लंबे, जिस प्रकार से दावे किए जाते हैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के हों या सरकारों के द्वारा जो दावे किए जाते हैं कि 100 साल तक जो है पुलों को जो है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 50 साल पुराना यह पुल है जो क्षतिग्रस्त हो चुका है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब यह 50 साल पुराना यह पुल था, आखिर जब यह जर्जर हालातों में अगर यह पुल था तो आखिर इसकी रिपेयरिंग क्यों नहीं की, इस पर संज्ञान जो है विभाग के द्वारा संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, सरकारों के द्वारा जो है इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया। हालांकि अभी जो है किसी प्रकार की ज्यादा जान माल का खतरा जो है यहाँ पर अभी नहीं बना हुआ, लेकिन ये जरूर है कि जो टेम्पो ट्रेवल था वो वहां पर बीच में फंसा हुआ है। लेकिन सवाल काफी बड़े हैं कि आखिर जब स्थिति
ऐसी हो जाती है जब पुलों के जो निर्माण जब होते हैं कई सारी अनियमितताएं होती है। जो प्रशासन है, जो स्थानीय लोगों का यहाँ पर कहना है कि कई बार शिकायतें भी गई थी कि इसकी स्थिति जो है वो जर्जर हालातों में, खनन काफी लंबे समय से यहाँ पर हो रहा था, जिस प्रकार से यहाँ पर विपक्ष के लोग भी जो है वो सवाल उठा रहे, स्थानीय लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि खनन लंबे समय से चल रहा था, जिसके बाद जो है पानी एक जगह पर इकट्ठा हो गया और पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। और अभी आप तस्वीरें देखेंगे तो किस तरीके से जो पानी का बहाव है वो काफी तेज हो चुका है और लगातार जो है वो कटाव जो है वो लगातार हो रहा है। आप तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं लगातार जो कटाव है वो लगातार हो रहा है। ऐसे में जो नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। आप सामने अगर देखेंगे ये पुल है जो काफी पुराना पुल यह माना जा रहा था, लेकिन स्थिति आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर तमाम वो लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। किस तरीके की स्थिति है, यहाँ पर एसडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू कार्यों में भी जुटी हुई है। सर, जानना चाहेंगे क्या स्थिति है, किस तरीके की स्थिति है सर? आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है अभी? स्थिति अभी पुलिस और एसडीआरएफ आने से थोड़ा सामान्य हो गई है। पुल का जो कॉलम बह गया उसको चारों तरफ से टेप कर दिया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से पुल को चारों तरफ से पुलिस द्वारा घेर दिया गया है ताकि कोई जनहानि ना हो। और सभी उच्च अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, सभी अधिकारी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौजूद हैं। स्थिति अब सामान्य लगती नजर आ रही है, लेकिन बरसात का कोई भरोसा नहीं है। कहा जा रहा है कि ऊपर पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, पानी ज़्यादा आ रहा है, पूरा पुल ये वाइब्रेशन कर रहा है और कभी भी किसी समय ये ढह सकता है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे एसडीआरएफ मौजूद है, पुलिस मौजूद है, हमारी मेडिकल टीम मौजूद है। कब की ये घटना बताया जा रहा है, कितने बजे ये घटना सुबह लगभग 9 बजे की। कम बैक। चलिए तस्वीरें देखिए, बहुत भयानक लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से अभी इसी क्षण आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आपने देखी पूरी तरीके से पुल ढह चुका है। उपेंद्र, जानकारियां आपके पास से? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि साफ तौर पर जो है अभी जहां पर हम खड़े थे उसी के कुछ मीटर दूरी पर जो है पुल फिर से जो है वो ढह चुका है। और जिस पर से हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि स्थिति कितनी भया हुआ है, पुल की स्थिति क्या स्थिति जो है पुल की है, क्योंकि बताए लगातार जो है प्रशासन की टीमें, एसडीआरएफ की जो टीमें। अच्छा, अभी ये जो एसडीआरएफ की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई थी उपेंद्र की, पुल की दोनों तरफ से टेपिंग की गई थी, तो किस इलाके में की गई और ये कहां पर हुआ अभी हादसा? बिल्कुल, हम जिस पुल पर हम खड़े थे, जहां पर ये हादसा हुआ है उसी जगह पर हम भी खड़े थे और वहां पर आप देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि क्या कुछ स्थिति वहां पर थी। वहां पर भी अभी आप देख सकते हैं कि अफरा तफरी का माहौल फिर से हो चुका है। यहीं पर कुछ ही मीटर की दूरी पर जो है पुल फिर से जो है वो ढह चुका है और यहाँ पर बीच से आप देखेंगे कि यहाँ से जो है वो तस्वीरें साफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। और अगर पुल के इसमें बताया जाए तो अच्छा, जो तस्वीरें देख पा रहे हैं हम उपेंद्र, बीचों बीच पुल टूट चुका है पूरी तरीके से। एक तरफ से दूसरी तरफ की तरफ जाने वाला रास्ता बिल्कुल बीच से क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि खनन की वजह से मिट्टी काफी ज्यादा हट गई, जिसकी वजह से पानी बहा और जिसकी वजह से पुल ये टूट गया। लेकिन अब जो ये तस्वीर देखने को मिल रही है ये तो सारी कहानी को ही पलट दे रही है। यहां पर तो और भी बड़े स्तर पर सवाल उठ रहे हैं उपेंद्र। बिल्कुल सांची, जिस प्रकार से हम लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि यहाँ पर जिस प्रकार से स्थानीय लोगों का भी कहना था कि जो यहाँ पर जो है खनन काफी लंबे समय से हो रहा था, वो खनन के चलते जो है जो यहाँ पर देखिए तस्वीरें आप देखिए लगातार जो है पुल गिरने की तस्वीरें जो है वो मिल रही है। एसडीआरएफ की जो टीम है उपेंद्र, आप अपना ध्यान रखिए क्योंकि तस्वीरें देख करके साफ जाहिर हो रहा है कि पुल जितना जी जो है हटाने की कोशिश, अच्छा, जितना आप उससे दूर जा रहे हैं उतना ही देखने को मिल रहा है कि पुल बार बार गिरता हुआ नजर आ रहा है। उपेंद्र, अपना ख्याल रखिए। मैं इस पर सवाल लूंगी हमारे वरिष्ठ पत्रकारों का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े। नीरज जी, अभी ये लाइव तस्वीरें देखी, हमारे सहयोगी इस समय लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं। 50 साल पुराना ये पुल है जो बताया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये, नवीनीकरण को लेकर के कोई काम क्यों नहीं हुआ? एक दूसरा सवाल ये भी है कि क्यों बार बार आपदाओं के हत्थे उत्तराखंड राज्य चढ़ जाता है और हर बार वही सुना सुनाया बयान सुनने को मिल जाता है सभी सरकारों से, चाहे पिछली सरकारें हो, मौजूदा सरकार हो या आने वाली सरकार हो। मौसम बारिश का है, बारिश की वजह से पानी का बहाव ज्यादा था, जिसकी वजह से स्थिति ये उत्पन्न हो गई या हादसा हो गया, और मौसम खत्म होता है और फिर वही स्थिति बन जाती है। नीरज कोहली जी। उपेंद्र, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। नीरज जी, देखिए साक्षी, सीधी सी बात यह है कि
पर्वतीय राज्य जो है हमेशा से खतरे की जद में रहते हैं। जी लेकिन बारिश का जो मौसम होता है जुलाई और अगस्त का, वो ज्यादा खतरे वाला होता है। और खास तौर के जो जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत और बहुत ज्यादा कठिनाई और बहुत ज्यादा परेशानी, लोगों को बहुत ज्यादा दुश्वारियों से अब आमना सामना होता है लोगों का। क्योंकि वहां पर संपर्क मार्ग बहुत छोटे हैं, सड़कें बहुत छोटी हैं, पुल छोटे हैं और वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अगर एक सड़क टूट जाती है, पुल टूट जाती है, तो आर पार जाना मुश्किल हो जाता है। तो वहां लोगों का जीवन ज्यादा कठिनाई में आ जाता है। जी अब रही बात की, आपने एक डेवलपमेंट की बात करी और एक पर्यावरण की बात करी। जी असल में देखें कि विकास हमारी आज की जरूरत है और पर्यावरण जो है वो हमारे जीवन की रक्षा के लिए, हमारे जीवन के संरक्षण के लिए जरूरी है। तो विकास भी हमें चाहिए और पर्यावरण भी चाहिए। अब है कि दोनों के बीच का जो संतुलन है उसको बनाने की जरूरत है। दोनों के बीच का संतुलन बना के आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन होता क्या है कि जिस तरीके से आपने कहा कि अवैध कटान हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है और जितने हमारे पावर प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं वो एक्सपर्ट्स की जो राय है उसको दरकिनार करके बन रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, सरकार नियम कायदे कानून बनाती है, एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाती है, लेकिन उनकी राय मशूरा नहीं ली जाती। और सरकारों का काम करने का अपना अलग तरीका होता है। जबकि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है या जो हिमालय राज्य हैं, वहां पर अगर डेवलपमेंट जो भी आपने करना है, जो भी डेवलपमेंट होना है, तो उसमें तो बहुत खास आपको फोकस करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, खास और आपको इसलिए सवाल ये उठता है निश्चित तौर पर जय सिंह जी, जब हम आपदा का जिक्र करते हैं तो यकीनन वो कह करके नहीं आती है, लेकिन कुशन आपदा प्रबंधन, जिसको आपदा प्रबंधन के लिए टीम गठित की जाती है, वो तो अपना काम सही से कर सकती हैं। क्या 50 साल इस पुराने पुल को मरम्मत की ज़रूरत नहीं थी? इसको लेकर के मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं थी? और उत्तराखंड में सिर्फ ये एक पुल नहीं है, ऐसे बहुत से पुल होंगे जहां पर स्थिति लगभग ऐसी ही होगी। ये जहाँ तक इसका उत्तराखंड में आपदाओं की बात की, हमारे मित्र नीरज कोहली ने ठीक ही कहा कि यहाँ की परिस्थितियाँ थोड़ा डिफरेंट हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल इसका आपने बताया पुलों का, ये कोई नई घटना नहीं है। यहाँ पुल कोलैप्स होने की कई हो चुके हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। आपका जब ये पुल कोलैप्स होते हैं, उत्तरकाशी में हुआ जो बिल्कुल बॉर्डर इलाका है, अभी इसके हुआ तो अब उसमें गुंजी के आसपास पिथौरागढ़ की तरफ जो बॉर्डर है वहाँ पुल कोलैप्स होता रहता है। अब ये आपका ऋषिकेश में, ये समझिए ऋषिकेश में इस तरह से डिलिपिटेड कई पुल हैं, मतलब केवल ये रानी पोखरी का पुल नहीं है, कई हैं यहाँ पर जो सरकार का ध्यान नहीं जाता है। नई सड़कें बनती हैं, नए पुल बनते हैं, लेकिन जो पुराने पुल हैं उनका रख रखाव पर ध्यान नहीं दिया जाता। और वो आइडेंटिफाइड हैं, यहाँ के PWD ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, दर्जनों पुल कर रखे हैं कि जिनको कहा कि इनकी मियाद पूरी हो गई है, लेकिन अभी तक उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाती, उनका रिपेयर नहीं हो पाता है। तो ये तो बहुत ही आपराधिक लापरवाही है जो हमारे राजनीतिक जो शासक होते हैं उनके तरफ से, क्योंकि उनको केवल चीप जो है, जहाँ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जनता को आकर्षित करने के लिए ऐसे हल्के फुल्के डिसीजन लेते हैं और जो ये गंभीर जहाँ से लोगों की जान माल जाती है उसकी चिंता नहीं करते हैं। एक तो पुल वाली बात है। दूसरी बात है कि आप जानते हैं हिमालय जो है वो बिल्कुल यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है। ये क्या है, उत्तर की तरफ उसका जो टिबेटन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट भी उसको कहते हैं, उसकी तरफ खिसक रहा है, हर साल खिसकता है। और इसी खिसकने की वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट खिसकी होगी, हिमालय का निर्माण हुआ। अब जब इतना ऊंचा हिमालय हो गया, 8000 मीटर से भी ऊपर तक, आप सागर माथा एवरेस्ट की कितनी हाइट है आप समझिए, उतना जब उठ गया है तो यहाँ भूगर्भीय हलचलें तो होंगी ही इसके बाद, है ना। तो इसकी वजह से भी हिमालय पर ये भूगर्भीय हलचलें होती रहती हैं। दूसरा आप ये देखिए, इसमें इसकी ज्योग्राफी ये देखिए, यूरेशियन प्लेट है, टिबेटन प्लेट जैसे कहते हैं, उसके बाद हायर हिमालय आ गया, उसके बाद सेंट्रल हिमालय आ गया, उसके बाद आउटर हिमालय आ गया, उसके बाद सिवालिक्स आ गए एंड देन गंजेटिक प्लेन्स आ गए। उसके बाद ये जितने मैंने नाम दिए उनके बीच में थ्रस्ट होते हैं, थ्रस्ट मतलब फॉल्ट्स हैं, है ना। वो फॉल्ट्स के बीच में हलचलें होती रहती हैं। और यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो हलचल होती है उसको मेन MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जिसे कहते हैं, जो हायर हिमालय एंड सेंट्रल हिमालय को अलग करता है।
ये क्या कहते हैं पिथौरागढ़, उसके अल्मोड़ा, चमोली और इधर उत्तरकाशी होते हुए ये कांगड़ा तक ये फॉल्ट जाता है। इसके 10-12 किलोमीटर नीचे ऊपर दोनों तरफ जो फॉल्ट है ये कई किलोमीटर लंबा, उसके दोनों तरफ हलचल होती रहती हैं। हलचल होंगी तो आपका भूकंप भी होंगे, हलचल होगी तो आपके लैंडस्लाइड भी होंगे। तो आपने देखा होगा सबसे बड़ी बात ये, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपदा की स्थिति लगातार कई बार बन हो जाती गए है। हैं जी, या और इन स्थितियों के बीच में हम जो सबसे बड़ी परेशानी देखते हैं वो विकास कार्यों को लेकर हाँ, जरा मेरे को जी मैं थोड़ा सा मैं क्लियर स्पष्ट कर दूं ना पहली बात। अच्छा, दूसरी बात हिमालय है, आप समझते हिमालय क्या है, तो मानसून को रोकता ही नहीं रोकता है। मानसून, जो भी मानसून आता है इंडियन ओशन से आता है, इधर से भी आता है, वो हिमालय से टकराता वापस आ जाता है, यहीं बारिश हो जाती है। तो जो टकराएगा तो सबसे नियरेस्ट प्लेस कौन होगा? उत्तराखंड ही तो होगा, या ये हिमालयन स्टेट्स हैं उनको होगा। दूसरी बात, यहाँ वैलीज हैं, वैलीज में जब मानसून जाता किस बेग से जाता, अचानक ऊपर जाएगा तो एकदम आके ऊपर वहीं बरस जाता है। इसलिए भी यहाँ पर उसका अतिवृष्टि का इंसेंस्टल जो रेन होता है, जो भारी अतिवृष्टि होती है, उसका भी खतरा रहता है। फ्लैश फ्लड का खतरा रहता है। यहाँ की ज्योग्राफी की वजह से थोड़ा भी बारिश, यहाँ क्या होगा, जो नदी नाले हैं उनका ग्रेडियंट क्या होता है, बहुत तेज होता है ना। जैसे आपने वाराणसी में गंगा देखी है ना, पता भी नहीं चलती है गंगा इधर जा रही है या उधर जा रही है। लेकिन आप हिमालय से जो नदियाँ आती, बिल्कुल जो उनका वेग होता है, जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो बिल्कुल गोली की माफिक आती हैं ऊपर से। उनका वेग ज़्यादा होगा, वेलोसिटी उनकी ज़्यादा होगी, तो उनमें पावर भी ज़्यादा होगी, है ना। पावर ज़्यादा होगी, थोड़ा दाएं बाएं जाएंगे तो वो नुकसान करेंगे, मिट्टी को इरोजन करेंगे, मिट्टी को उठाएंगे तो बड़े बड़े बोल्डर निकालेंगे। केदारनाथ में क्या हुआ, एक थी वो लेक तो फटी कुल थी, मिलाकर ये जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं उस पर ये आपदा निर्भर करती हैं, ये स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा है। अपने सहयोगी उपेंद्र के पास मैं वापस लौटूंगी। उपेंद्र, एक तरफ विकास काम को लेकर के, विकास कार्यों को लेकर के सरकार लगातार कहती है कि हम आने वाले दिनों में उत्तराखंड को चमकाएंगे, उत्तराखंड को नया उत्तराखंड बनाएंगे। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हर साल आने वाले मॉनसून से तबाही का सितम बनता है और उसके बाद सब कुछ तहस नहस हो जाता है। उपेंद्र, बिल्कुल साची, जिस प्रकार से जो खाका तैयार किया जाता है, विकास का जब खाका तैयार किया जाता है तो सबसे पहले जो मूलभूत चीजें होती है वो सड़क को लेकर होती है कि सड़क का निर्माण किया जाएगा ताकि कनेक्टिविटी जो है वो बेहतर हो सके। लेकिन और पुलों का निर्माण जो है सरकारों द्वारा किया जाता है। लेकिन स्थिति तब गंभीर हो जाती है जब इस तरीके से जो है 50 साल पुराना पुल जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है, आम लोगों को दिक्कतें होती है, वो परेशानियों का सबब बन जाता है। क्योंकि हम जिस पुल को दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से पुल लगातार हमने तस्वीर जिस प्रकार से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये पुल जो है वो लगातार ढह रहा है। क्योंकि ये जो पुल है ये कई सारे रोड को लिंक करता है पहाड़ों की तरफ। जो है ये एकमात्र एक पुल है जो पहाड़ों की तरफ रुख करता है। 4 धाम यात्रा अगर किसी को जाना है तो इसी पुल से जो है वो ऋषिकेश होकर जो है इसी पुल से होकर जो गुजरता है। और लगातार इस बात को जो है हम लगातार विकास के लेकर हमारे साथ जिलाधिकारी राजेश कुमार जी भी मौजूद हैं। सर, स्थिति काफी भयावह है, पुल का निर्माण जिस प्रकार से हुआ, किस तरीके से स्थिति अभी देख रहे हो, क्या रेस्क्यू किस तरीके से किया जा रहा है? देखिए, फिलहाल तो हम जो है लोगों को यही अपील कर रहे हैं, हम लोग साइनेजेस भी लगा रहे हैं बानियावाला वाले स्ट्रेच पे और नटराज चौक वाले स्ट्रेच पे कि लोग इस वाले रास्ते का उपयोग ना करें, वाले रास्ते का उपयोग करें। अच्छा सर, जिस प्रकार से पुल का जो निर्माण हुआ है, 50 साल पुराना पुल बताया जा रहा है, इस पे किस तरीके से हाल तो अभी मेन अभी हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों को इस साइट से आवाजाही ना करने दिया जाए। अब बाकी जैसे शासन के निर्देश होंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, अधिकारी का से कहना है कि जिस प्रकार से जो है शासन के द्वारा जो है वो दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उसके बाद काम किया जाए। लेकिन फिलहाल जो है जिनको जो आवाजाही अगर करना है तो उनको जो है अलग से पुल की मरम्मत के लिए, उसकी निगरानी के लिए उपेंद्र, शासन प्रशासन की क्या जरूरत है? यहाँ पर तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या इतने समय में किसी भी नेता को, किसी भी अधिकारी को ये पुल नजर नहीं आया? इस पुल के जरिए से रोज ना जाने कितने लोग, खुद शासन प्रशासन के लोग भी यहाँ से गुजरते होंगे, कभी एहसास नहीं हुआ इस बात का? बिल्कुल यही बड़ा सवाल है साची, क्योंकि ये जो पुल है, ये इस पुल से जो है 4 धाम यात्रा की जो 2 धाम है, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इन्हीं 2
कई लोग जो है यहाँ से गुजरते हैं। पहाड़ों की अगर बात की जाए, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, गैरसैंण, अगर विधानसभा गैरसैंण अगर जाना है तो इसी पुल के होकर जो है ऋषिकेश होकर जो है गुजरना पड़ता है। और ये 50 साल पुराना ये पुल जो है जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 50 साल पुराना यह पुल है। और ऐसे में ऐसे में जब सड़कों का जो निर्माण, पुलों का जब निर्माण ऐसे में जब ध्वस्त हो जाता है, हमने जिस प्रकार से तस्वीरें, किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि जिलाधिकारी का कहना है कि शासन के द्वारा जो है वो संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर विभाग ने इस पर पहले क्यों नहीं संज्ञान लिया, क्योंकि देखा जाता है कि अगर कोई पुल अगर जर्जर हालात में है तो उससे पहले जो है इसकी मरम्मत की जाती है, तमाम सारी चीजें जो है वो की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर जो है वो संज्ञान नहीं लिया गया। और इसके बावजूद आप देखेंगे कि किस तरीके से पुल की स्थिति जो है वो बनी हुई है, लगातार जो है वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। जी, और निश्चित तौर पर अब हम अपने मेहमान की तरफ रुख करेंगे। नीरज कोहली जी, जब हम आपदा प्रबंधन का जिक्र करते हैं तो आपदा प्रबंधन के नाम पर नेताओं का जिक्र करें, अधिकारियों का जिक्र करें, इन्होंने बहुत से विदेशी दौरे भी किए, समितियां भी बनी, लेकिन कोई ठोस काम अब तक क्यों नहीं हो पाया? जाहिर हमें पता है कि हर साल मानसून के सीजन में इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होगी। जाहिर हमें पता है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन कुछ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन आपदा प्रबंधन की भी तो तैयारियां पर्याप्त होनी चाहिए। क्यों हर साल वो पर्याप्त नजर नहीं आती हैं? नीरज जी। स्वाति, देखें, आपको शायद ये जानकर बड़ा गोप भी होगा कि उत्तराखंड देश में अकेला ऐसा राज्य है जहां पूरा आपदा प्रबंधन मंत्रालय है, पूरी मिनिस्ट्री है, पूरा का पूरा मतलब एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है पूरा का पूरा एक विभाग जो है ये इसी पे पूरा का पूरा जितनी भी जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं, जहां जहां इस तरह की घटनाएं होती हैं, आपदा प्रबंधन विभाग जो है उस पर काम करता है पूरा पूरा। लेकिन मुझे लगता है कि मौसम विभाग अपना पूर्वानुमान भी जारी करता है। और सीधी सी बात, एक बात है, अभी जयसिंह जी भी कह रहे थे कि एक नहीं बहुत सारे पुल हैं। भाई आप ये देखिए कि तमाम तरह के यहाँ पुल जो पुराने, जैसे इसी पुल की बात हो रही है, 50 वर्ष पुराना बना हुआ है। तो जैसे आदमी की एक आयु सीमा होती है, पुलों की भी तो उम्र होती है, उनकी भी तो एक आयु सीमा है। जो उम्र दराज पुल हो चुके हैं, जो पुराने इस तरह के पुल हैं, क्यों नहीं उनकी मॉनिटरिंग की जाती? जबकि आपको बताऊं कि केंद्र सरकार ने अभी कुछ समय पहले ही अपने कानून में, एक्ट में एक अमेंडमेंट किया है कि भैया अब जो पुलों का निर्माण होगा उसमें ठेकेदारों के साथ साथ संबंधित एजेंसियों के साथ साथ इंजीनियर्स की भी जवाबदेही तय की जाएगी। और अगर जांच में बात सामने निकल के आएगी तो उस इंजीनियर के खिलाफ भी एफआईआर होगी। जब इतना सख्त आप कानून बना रहे हो, सब चीजें बना रहे हो, उसके बाद भी क्यों नहीं सुधार आ रहा? क्यों नहीं मतलब शासन प्रशासन जो है इन सब चीजों पर फोकस कर रहा? और खासतौर के मतलब उत्तराखंड जैसे राज्य में, जहां पर आपने देखा कि हम हर वक्त जो है प्राकृतिक आपदाओं के खतरे की जद में रहते हैं और कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों से भी खेलते रहते हैं। तो एक जो प्राकृतिक आपदा है वो एक अलग बात है, लेकिन जो मानवीय चूक है उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही किसकी होगी जिसकी वजह से ये हादसे होते हैं? तो मुझे लगता है कि इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए और वाकई में तभी जरूरत पड़ेगी कि हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनका हल निकला जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जयसिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज कोहली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी हम तक पहुंचाते रहेंगे। तो इस बीच हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति लगातार उत्तराखंड में उत्पन्न होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यावरण को लेकर के उत्तराखंड का नाम सबसे आगे आता है, फिर भी इस तरीके की स्थिति वाकई पोल खोलती है और बहुत से सवालों को भी खड़ा करती है। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।